चलिए बेटे, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद अब हमारा अगला जो मैकेनिज्म है लाइट रिएक्शन का, उसको हम किस हेडिंग के अंदर स्टडी करेंगे? दैट इज साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये वाला जो है बेटे ये बहुत आसान है, आप बस ध्यान रखना। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट्स वेरी सिंपल। देखो मेरे बेटे क्या होगा इसमें, सबसे पहले याद रखना इसमें एक ही फोटो सिस्टम यूज होता है, दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट। आप कॉपी चेक करना, जब हमने रॉबर्ट इमर्सन्स एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व्स ओनली वन फोटो सिस्टम, दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो मैंने वही फॉलो किया, हमने यहां खाली फोटो सिस्टम फर्स्ट को यूज किया। ये उसका रिएक्शन सेंटर है, ये उसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, और यहां मैंने नीचे लिखा फोटो सिस्टम फर्स्ट। और आपको पता है जहां फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा वहां ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वहां फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। तो ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसका मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले मैंने कहा इसमें खाली फोटो सिस्टम सेकंड फर्स्ट यूज होगा, ये उसका रिएक्शन सेंटर, ये उसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब यहां से मेरे बेटे लाइट आएगी, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा रिएक्शन सेंटर, बाकी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और ये सारी एनर्जी अल्टीमेटली दी जाती है किसको बेटे? रिएक्शन सेंटर को। तो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल है, एक्साइट होगा, एक्साइटेड स्टेट को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया P700 ऊपर एस्ट्रिक्स। यहां ये अनस्टेबल है, ये एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल है, ये अपना हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन देता है अपने पहले एक्सेप्टर को, और इसका पहला एक्सेप्टर है आयरन सल्फर प्रोटीन या फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। तो रिमेंबर बेटा, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पहला एक्सेप्टर कौन है? इट्स आयरन सल्फर प्रोटीन या फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये बराबर वही है जो फोटो सिस्टम फर्स्ट का पहला एक्सेप्टर था, मगर जब ये वापस आया इसके पास बराबर उसी की तरह एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक प्रोटॉन ज्यादा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज की वजह से ये अनस्टेबल है। अब बेटा इसको वाटर इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे सकता, क्योंकि यहां ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहां वाटर ब्रेक नहीं हो सकता। तो ये अपने आप को कैसे स्टेबलाइज करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन कौन देता है वही हमें देखना है। प्लास्टोसाइनिन आयरन सल्फर प्रोटीन या फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास बेटा इलेक्ट्रॉन पहुंचा। अब आगे हैं प्लास्टोक्विनोन, और आप हमेशा की तरह आज भी जानते हो प्लास्टोक्विनोन इज अ हाइड्रोजन कैरियर। ये आयरन सल्फर प्रोटीन इसको बोलता है येलो इलेक्ट्रॉन। मुझे पता है आपको हाइड्रोजन देना है, आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए मैं स्ट्रोमा से चोरी करके एक प्रोटॉन ले आऊंगा। पहले प्रोटॉन कंसंट्रेशन ल्यूमिन और स्ट्रोमा में बराबर था, अब यहां पे कम होगा, अब 99 प्रोटॉन्स रहेंगे। तो वो प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके हाइड्रोजन बनाते हैं। हाइड्रोजन पहुंचा प्लास्टोक्विनोन के पास, आगे है साइटोक्रोम F, ये खाली एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन इसको देगा, प्रोटॉन उठाएगा, बराबर वैसे जैसे हमने वहां पढ़ा, वो चला गया ल्यूमिन में। अब ल्यूमिन में प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ। फिर साइटोक्रोम F ये इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोसाइनिन को, मगर प्लास्टोसाइनिन बेचारा इस P700 को देख रहा है, ये कह रहा है ये बेचारा अभी भी इलेक्ट्रॉन का वेट कर रहा है, ये कह रहा है काश मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे के मेरा चार्ज न्यूट्रलाइज करे। तो ये इसको बोलता है भाई आप मत लो टेंशन, जो आप ही का इलेक्ट्रॉन था मैं डिफरेंट कैरियर्स के थ्रू अल्टीमेटली आप ही को वापस दे रहा हूं। तो इसका मतलब जो रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे छोड़ा था, पहले इसने लिया, फिर इसने लिया, फिर इसने लिया, फिर इसने लिया, मगर फिर इसको वापस मिलाना एंड में, इसलिए इस सारी प्रोसेस का नाम है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। खुद क्या है उसको बना नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? जो वहां रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन छोड़ता था वो उसको कभी वापस नहीं मिला, इसलिए वहां हमने नाम बोला था नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहां इलेक्ट्रॉन ने जैसे साइकिल कंप्लीट किया पूरा, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब बेटे मुझे बोलो, दिस इज द सिंपलेस्ट मैकेनिज्म ऑफ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट ओनली। ये इसका रिएक्शन सेंटर, ये इसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद एक्साइट हुआ, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को जब नीचे आया, अभी इलेक्ट्रॉन का वेट कर रहा है, वाटर तो नहीं देगा, वाटर की ब्रेकेज नहीं होगी, फोटोलिसिस नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉन और बाहर से चोरी किया हुआ एक प्रोटॉन प्लास्टोक्विनोन ने लिया, इसमें से प्रोटॉन ल्यूमिन में गया, इलेक्ट्रॉन
टर्न साइटोक्रोम एफ को मिला, फिर प्लास्टोसाइन को मिला, प्लास्टोसाइन ने रिएक्शन सेंटर को वापस दिया। दैट्स व्हाई दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब मुझे बोलो, क्या कहीं पे फोटो सिस्टम सेकंड काम आया? नहीं। क्या कहीं पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ? नहीं। क्या कहीं पे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हुआ? नहीं। क्या कहीं पे आपने देखा यहां जो है NADPH प्लस H पॉजिटिव बना? नहीं। फिर मुझे बोलो ये प्रोसेस क्यों हो रहा है? ये प्रोसेस क्यों हुआ? इस प्रोसेस से ना आपको ऑक्सीजन मिलेगा, इस प्रोसेस से ना आपको NADPH प्लस H पॉजिटिव मिलेगा, इस प्रोसेस में ना फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, इस प्रोसेस में ना ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा। बस एक ही चीज होगा, वो क्या है? इस प्रोसेस से ग्रेडियंट बनेगा। ये तो एक साइकिल हुआ, दूसरा साइकिल करो, तीसरा साइकिल करो, ऐसे 100 साइकिल्स करने के बाद आप देखोगे बेटे ल्यूमिन में प्रोटॉन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा और स्ट्रोमा में कम होगा। फिर जब प्रोटॉन अंदर ल्यूमिन में ज्यादा बाहर कम, आपको तो पता है इसको ग्रेडियंट हम बोलते हैं। ग्रेडियंट, वहां पे ग्रेडियंट के 3 रीजंस थे, यहां ग्रेडियंट का एक ही रीजन है, वो है इस हाइड्रोजन कैरियर का बाहर स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स का चोरी करना, उनको ल्यूमिन में डालना। वहां 3 रीजन हमने लिखा है, या एक ही रीजन है। और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट से बेटा प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनता है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से ये एटीपी सिंथेस काम करता है, F0 F1 काम करता है। इसके थ्रू जब एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स बाहर जाएंगे ताकि ग्रेडियंट खत्म हो जाए, प्रोटॉन कंसंट्रेशन बराबर हो, आप देखोगे जितना भी ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये बेटे कंबाइन करके क्या बनाएगा? ATP। तो मतलब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बस एक ही फायदा है, इससे ना वाटर का ब्रेकेज होगा, ना फोटोलिसिस होगा, ना ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा, ना ही NADPH प्लस H पॉजिटिव बनेगा, ना ही इसमें फोटोस्टम सेकंड काम आता है, ना ही इसमें ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स काम आता है। इसमें बस ग्रेडियंट बनता है, वो भी खाली एक ही रीजन से, और उसी ग्रेडियंट से अल्टीमेटली बनेगा ATP। और ATP किस मैकेनिज्म से बनता है? सेम जो आपने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखा था, दैट इज केमी-ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस। तो बेटा ये आप बनाएंगे कॉपी पे। अब हम इसके कंक्लूजन्स देखते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 वो आप लिखेंगे मेरे साथ। कंक्लूजन नंबर 1 क्या हम बोलेंगे? इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बोथ फोटोस्टम फर्स्ट एंड फोटोस्टम सेकंड? नहीं, इसमें खाली यूज होता है फोटोस्टम फर्स्ट। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट। शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट, नो फोटोलिसिस या ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ये इसमें नहीं होता है। नो फोटोलिसिस या ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। दूसरा, नो एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा, नो NADPH प्लस H पॉजिटिव फॉर्मेशन, ये भी इसमें नहीं होता है। अगर बेटा ये भी नहीं होगा फिर इसमें क्या होता है वो भी तो हमें बोलो। इसमें हम लिखेंगे एक्सक्लूसिवली फॉर ATP सिंथेसिस। इसमें बस होता है क्या? ATP सिंथेसिस, एक्सक्लूसिवली फॉर ATP सिंथेसिस। एक और पॉइंट, जो इसमें ATP सिंथेसिस होगा उसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन बोलेंगे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन? शाबाश। ATP सिंथेसिस associated with cyclic ETC is known as cyclic photophosphorylation. हाँ, ATP सिंथेसिस कौन एक्सप्लेन करता है? सेम मैकेनिज्म, केमी-ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस। एक और पॉइंट, ATP synthesis is explained by chemi-osmotic coupling hypothesis.
और आपको पता है बेटा ये किसने दिया था, तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे पीटर मिचेल 1961। उसके बाद क्या बेटा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सपेल किया था रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोस्टोन सेकेंडरी, वो इसको वापस मिलता है ना, अभी तो इसका नाम है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक्सपेल इलेक्ट्रॉन बाय एक्सपेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिएक्शन सेंटर of photosystems first is cycled back and thus the name cyclic electron transport chain। और बेटे इसके बारे में एक और चीज का ख्याल रखना, ये प्लांट हमेशा नहीं दिखाता है, ये दिखाता है अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन। सर कब कब? Cyclic electron transport chain occurs under कब? Low CO2 concentration, low O2 concentration and under low light intensity। low light intensity, जब लाइट इंटेंसिटी कम होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम होता है, जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होता है, यही वो कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस पे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। दिस इज ऑल अबाउट साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हमारा जो ओवरऑल लाइट रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया। उसमें मैंने आपको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी जो है वो भी डिटेल में देखा, उसके अलावा हमने साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी उसमें पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटे, इट्स गोइंग टू बी डार्क रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस जो हम डिस्कस करेंगे। अब उसका हम नाम देते हैं डार्क रिएक्शन। एंड डार्क रिएक्शन इज बेटे ऑल्सो नोन एज ब्लैकमैन्स रिएक्शन, ब्लैकमैन्स रिएक्शन, या मेरे बेटे इसका एक और नाम है बायोकेमिकल फेज। यही बायोकेमिकल फेज जो है अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मगर बेटा इससे पहले कि हम बायोकेमिकल फेज जो है इसको स्टार्ट करें, मैंने आपको पहले दिन ही फोटोसिंथेसिस के ओवरव्यू में समझाया था। अगर आपको बेटा याद होगा, वहां पे मैंने आपको बोला था जो लाइट रिएक्शन है बेटे, लाइट रिएक्शन में हुआ क्या, लाइट एनर्जी आपने लाइट रिएक्शन में यूज की। मगर जब आप लाइट रिएक्शन यूज करते हो बेटे, आपको पता है वहां हमने वाटर का ऑक्सीडेशन किया, वाटर की फोटोलिसिस की, वहां से ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ। ऑक्सीजन एवोल्यूशन के साथ साथ वहां से दो चीजें बनी, एसिमिलेटरी पावर जिसको आप बोलते हो एटीपी और NADPH प्लस H पॉजिटिव। यहां से यहां तक जो ये फेज है, दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज लाइट रिएक्शन। लाइट एनर्जी यूज करना, अब आपने डिटेल में देखा कैसे हमने किया, वाटर का फोटोलिसिस होना, ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीजन का इवॉल्व होना, और साथ ही साथ मेरे बेटे ये एसिमिलेटरी पावर बना। इट वाज लाइट रिएक्शन और ये हमने बड़ी डिटेल में देखा। अब हमें करना क्या है, लाइट रिएक्शन के इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है। लाइट रिएक्शन के ये दो प्रोडक्ट्स जिसमें ATP आएगा, जिसमें NADPH प्लस H पॉजिटिव आएगा, जिसको हम एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं नाम में। ये एसिमिलेटरी पावर को हमें यूज करना है। और एसिमिलेटरी पावर यूज जब हम करेंगे मेरे बेटे, इसमें यूज करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को करेंगे रिड्यूस। और बेटा जब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा तब जाके डिफरेंट शुगर्स बनते हैं, जो असल में हमारा एम था फोटोसिंथेसिस में। हमें फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको कहा था दो चीजें मिलती हैं, मेनली ये प्रोसेस फूड के लिए होता है,
शुगर्स के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, और साथ ही साथ बेटा इसमें बाई प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होता है क्या, ऑक्सीजन। तो अब हमें करना क्या है, लाइट रिएक्शन की ये प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, एसिमिलेटरी पावर यूज करेंगे, रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH प्लस H पॉजिटिव यूज होगा, ATP यूज होगा, और ये चीजें हम यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, और तब जाके मेरे बेटे शुगर्स बनेंगे, फूड बनेगा। और ये फेज जो फोटोसिंथेसिस का होगा बेटा, यही कहलाएगा डायरेक्ट रिएक्शन, ब्लैकमैन्स रिएक्शन या बायोकेमिकल फेज। बट अब ऐसा कभी नहीं समझना इस प्रोसेस का, इस फेज का हमने डायरेक्ट रिएक्शन नाम दिया तो मतलब ये अंधेरे में होता होगा। जैसे आपने पहले फेज का नाम लाइट रिएक्शन रखा था, वो इसीलिए था क्योंकि उस प्रोसेस में लाइट बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर लाइट नहीं होता क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट नहीं होता, अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट नहीं होता फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता, अगर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होता, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होता NADH प्लस H पॉजिटिव नहीं बनता, और इसके बगैर प्रोटॉन ग्रेडियंट भी नहीं होता, अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं होता बेटा ATP भी नहीं बनता। इसका मतलब जो लाइट रिएक्शन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो सारी प्रोसेस को करने में जो है इट इज लाइट, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस वाज नोन एज लाइट रिएक्शन। मगर अब ये नहीं समझना इसका हमने डार्क रिएक्शन इसीलिए नाम दिया, शायद इसके लिए लाइट जरूरी नहीं है, ये गलत है। देखो अगर आप यहां पे देखोगे, जब मेरे बेटे लाइट अवेलेबल होगी तब ही लाइट रिएक्शन होगी। ये लाइट रिएक्शन जैसे तिले बनी एसिमिलेटरी पावर, ये एसिमिलेटरी पावर बनी तिले है कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस के तिले है शुगर्स बने। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए जरूरी है एसिमिलेटरी पावर, दैट इज ATP एंड NADH प्लस H पॉजिटिव, और इन दो को बनाने के लिए इंटरनल लाइट जरूरी है। इसका मतलब लाइट इसको बनाने के लिए जरूरी है, ये इसके लिए जरूरी है। अगर हम इनडायरेक्टली कहेंगे, हम कहेंगे फिर लाइट डार्क रिएक्शन के लिए भी जरूरी है। मगर सर अगर लाइट भी डार्क रिएक्शन के लिए इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी लाइट रिएक्शन के लिए, फिर हम इसको नाम डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं? असल में बेटे जो है ना इट्स अ मिसनॉमर। मिसनॉमर हम किसको बोलेंगे? मिसनॉमर मींस अगर आप नाम देखेंगे, अगर आप इस वर्ड पे फोकस करोगे, ये मीनिंग कुछ और देता है। ये हमें बोलता है डार्क रिएक्शन, डार्क में ये होगा, डार्कनेस में ये रिएक्शन होगी, बट असल में ऐसा नहीं है। लाइट बराबर उतनी ही इंपॉर्टेंट डार्क रिएक्शन के लिए भी है जितनी लाइट रिएक्शन के लिए। इसलिए अगर आप नाम के पीछे जाओगे धोखा लग सकता है, नाम मीनिंग गलत कन्वे करता है। दैट्स व्हाई रिमेंबर बेटा, दिस नेम डार्क रिएक्शन है इज अ मिसनॉमर। इस नाम के पीछे नहीं जाना है, नाम का जो लिटरल मीनिंग है वो कुछ और कहता है, उसका कुछ और इशारा है, उसका कहने का मतलब है लाइट जरूरी नहीं है। बट जब आप देखेंगे जितनी लाइट रिएक्शन की लाइट जरूरी है उतनी ही लाइट जरूरी होती है किसके लिए? डार्क रिएक्शन के लिए। तो बेटे ख्याल रखना हमें करना क्या है ओवरऑल इस प्रोसेस में। एक तो आज आपने देखा ये एक मिसनॉमर है, जितना लाइट रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी है उतना डार्क रिएक्शन के लिए, छोड़ो हो गया ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने देखा डार्क रिएक्शन का जो बेसिक थीम है, इसमें हमें करना क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे, क्योंकि रिडक्शन का एक और नाम फिक्सेशन है। जब आपने इसको फिक्स किया, जब आपने इसको रिड्यूस किया इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एसिमिलेटरी पावर, तब जाके मेरे बेटे एंड में बनेंगे क्या? शुगर्स। और आपको पता है पूरी की पूरी डार्क रिएक्शन जो है बेटे, इसका जो लोकेशन है, लोकेशन होता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा। और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के बगैर आपको पता है बेटे ये सारा प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है वही कैरी आउट करता है, जिसका हमने उस टाइम नाम दिया था रोबिस्को। एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी द पेसमेकर एंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। फूड बनाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना होता है, उस रिडक्शन के लिए एक एंजाइम काम आता है बेटा, उस एंजाइम का हम नाम देते हैं रोबिस्को। आर कैपिटल, यू स्मॉल, बी कैपिटल, आई स्मॉल, एस स्मॉल, सी कैपिटल, ओ कैपिटल, दिस इज रोबिस्को। एंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस एंजाइम रोबिस्को इज राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये मैं आपको अभी सारा बोलूंगा, बट इससे पहले कि हम डार्क रिएक्शन पढ़े, हम पहले जो है डिस्कस करेंगे ये रोबिस्को एंजाइम। रोबिस्को एंजाइम के बारे में आपको 4-5 पॉइंट्स बोलूंगा, तब जाके आगे जाके आपको डार्क रिएक्शन बड़ी आसानी से बेटे समझ आएगा। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे नेम डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में पहला पॉइंट आप लिखेंगे नेम डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इज अ मिसनॉमर, is a misnomer,
name direct reaction is a misnomer as light is important. पहला point, as light is important for direct reaction. जितना लाइट रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी है उतना डायरेक्ट रिएक्शन के लिए भी लाइट जरूरी है. एज लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्ट रिएक्शन. पहला पॉइंट आपने बेटा नोट किया कॉपी भी इस तरह. नेम डायरेक्ट रिएक्शन इज अ मिसनॉमर एज लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्ट रिएक्शन. नेक्स्ट, अब आपको पता है इस सारी प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन है? रुबिस्को. तो हम लिखेंगे पेसमेकर एंजाइम ऑफ pacemaker enzyme of photosynthesis. Pacemaker enzyme of photosynthesis is Rubisco. R capital, U small, B capital, I small, S small, C capital, O capital. Pacemaker enzyme of photosynthesis is Rubisco. और याद रखना जो कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, इसलिए ये दुनिया का सबसे एबंडेंट प्रोटीन माना जाता है. ये रुबिस्को एंजाइम जो है बेटे, इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ. मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ. रुबिस्को एंजाइम जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ. मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ. उसके बाद इसका फुल फॉर्म हम लिखते हैं. इसका फुल फॉर्म हम लिखेंगे और इसका जो फुल फॉर्म है उसी पे हम थोड़ा फोकस करेंगे. हम देखेंगे रुबिस्को असल में क्या होता है. इट इज राइबोलोस 1,5-bisphosphate. राइबोलोस 1,5-bisphosphate कार्बोक्सिलेज. कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. राइबोलोस 1,5-bisphosphate कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. ये है मेरे बेटे रुबिस्को एंजाइम का फुल फॉर्म. समझना बेटा, ये अगर आप देखेंगे इसका नाम हमें बोलता है, इसका फुल फॉर्म हमें बोलता है भाई मैं एक ऐसा एंजाइम हूं जो दो काम करता है. मैं कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम भी हूं, मैं ऑक्सीजनेटिंग एंजाइम भी हूं. अगर बेटा कोई रिएक्शन हो रही है A + B gives C+D और इस रिएक्शन को करने के लिए यूज होता है एंजाइम E1. एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A + B gives C+D in presence of an enzyme E1. और ये एंजाइम क्या कराता है, ये इस रिएक्शन में ऐड कराता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो ओवरऑल रिएक्शन ये है, ये रिएक्टेंट A जब मिक्स होगा B के साथ, ये मिक्सिंग कराएगा एंजाइम E1 और साथ ही साथ इन रिएक्टेंट्स के साथ ऐड करेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड. तब जाके मेरी बेटी C और D बनता है. अब जिस रिएक्शन में एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. दैट रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. और जो एंजाइम ये कार्बोक्सिलेशन कराएगा उस एंजाइम को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेज एंजाइम. तो बेटा मुझे बोलो, यहां पे मैंने वर्ड लिखा कार्बोक्सिलेज, तो क्या वो बोलना है, मतलब कार्बोक्सिलेज मतलब वो एंजाइम जो कराएगा कार्बोक्सिलेशन, जो कराएगा एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब अगर बेटा यही हाइपोथेटिकल इक्वेशन हम फिर से लेंगे, A + B gives C+D, इस टाइम होगा एंजाइम E2. मगर ये एंजाइम E2 क्या कराता है, इस बार कार्बन डाइऑक्साइड के बदले ये ऐड कराएगा किस चीज को, ऑक्सीजन को. तब हम बोलते हैं इसने ऑक्सीजनेशन किया. कार्बोक्सिलेशन वालों ने किस किया, उनके साथ ऑक्सीजनेशन, और जो ये ऑक्सीजनेशन एंजाइम करेगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेज एंजाइम. तो नाम आपको बोलता है, रुबिस्को आपको बोलता है भाई मैं एक ऐसा कंपाउंड, मैं एक ऐसा एंजाइम हूं जो इस नाम के कंपाउंड के साथ कभी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता हूं, उस टाइम मैंने कार्बोक्सिलेशन किया, तो कभी ऑक्सीजन ऐड करता हूं, उस टाइम मैंने ऑक्सीजनेशन की. इसका मतलब बेटे साफ है, ये रुबिस्को एंजाइम जो है इट्स अ ड्यूअल फंक्शनिंग एंजाइम. ये दो काम करता है, कभी राइबोलोस 1,5-bisphosphate के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कराएगा, तब साथ
कार्बोक्सिलेज एंजाइम कोई साथ करना है अर्थ कंपाउंड्स ऑक्सीजन ऐड तम साथ कौस एंजाइम ऑक्सीजनेस एंजाइम। तो याद रखना मेरे बेटे इट्स अ ड्यूअल फंक्शनिंग एंजाइम। अब कब कराएगा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड, अब कब कराएगा ऑक्सीजन ऐड, तम साथ दिस कार्बोक्सिलेशन तम साथ दिस ऑक्सीडेशन, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, वो हम आगे देखेंगे। बट रिमेंबर बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे बहुत सारी जगह पे ये काम आएगा। दिस रुबिस्को एंजाइम इज अ ड्यूअल फंक्शनिंग एंजाइम, जैसे कि इसका नाम बोलता है मैं कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी हूं, मैं ऑक्सीजनेस एंजाइम भी हूं, मैं कार्बोक्सिलेशन भी करता हूं, मैं ऑक्सीडेशन भी करता हूं। तो रिमेंबर बेटे ये इंपॉर्टेंट चीज है किसके बारे में, इस एंजाइम रुबिस्को के बारे में। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट फुल फॉर्म के बाद, रुबिस्को इज अ ड्यूअल फंक्शनिंग एंजाइम, is a dual functioning enzyme as it carries out both carboxylation and oxygenation. Rubisco is a dual functioning enzyme as it carries out both carboxylation and oxygenation. Carboxylation means go addition of carbon dioxide, oxygenation means go addition of oxygen। और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करना होगा, ऑक्सीजन ऐड करना होगा। ऐड हमेशा किसके साथ होता है, इस कंपाउंड के साथ, इस 5 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ जिसका नाम है राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। क्या लिखा आपने बेटा नेक्स्ट पॉइंट, Rubisco is a dual functioning enzyme as it carries out both carboxylation and oxygenation। मगर अब इसमें मसला है, जिसको ये 3 पॉइंट समझ आएंगे ना उसको आगे डायरेक्ट रिएक्शन बहुत आसान लगेगा। इसलिए बेटा इन 3 पॉइंट्स पे आप ध्यान रखना। रुबिस्को एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय, इसका मतलब क्या है, एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय, इसका मतलब बेटा जो ये 2 काम करता है। अब हमें बोलो ये कब कार्बोक्सिलेशन करेगा, कब ऑक्सीजनेशन करेगा, ये चीज हमें यहां पता चलती है। कहते हैं रुबिस्को अब किस टाइम पे कौन सा काम करेगा, यहाँ या पन कार्बोक्सिलेज नेचर कि नहीं यहाँ पन ऑक्सीजनेटिंग नेचर, वो डिपेंड करता है 3 चीजों पे। पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कहते हैं मेरे बेटे अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा हुई, अगर नेबरिंग एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा रुबिस्को करान कार्बोक्सिलेशन। रुबिस्को क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में आप लिखना बेटा हाई CO2 कंसंट्रेशन, ऐसे हाई CO2 कंसंट्रेशन फेवर्स, किस चीज को फेवर करता है मेरे बेटे, फेवर्स कार्बोक्सिलेशन। वंस अगेन नॉन कैम साथ रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन करा, कैम साथ करिए राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेटस कार्बन डाइऑक्साइड ऐड। सर जिस टाइम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, चलो मेरे बेटे अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के बदले ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो याद रखना उस टाइम में फेवर करता है ऑक्सीजनेशन को। तो हम लिखेंगे बेटे हाई O2 कंसंट्रेशन फेवर्स, किस चीज को ये फेवर करता है बेटे, फेवर्स ऑक्सीजनेशन। हाई O2 concentration favors oxygenation, high O2 concentration favors oxygenation। और याद रखना मेरे बेटे ये साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है तब साथ कार्बोक्सिलेशन, तब साथ है रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन, तब साथ दिस राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेटस कार्बन डाइऑक्साइड ऐड। ये साथ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है तब साथ जो रुबिस्को एंजाइम करा ऐड ऑक्सीजन, मींस उस टाइम इसने क्या किया, ऑक्सीजनेशन। इसके अलावा एक और चीज कहते हैं रुबिस्को की फंक्शनिंग के लिए बाइवैलेंट मैग्नीशियम का होना जरूरी है। रुबिस्को की एक्टिविटी के लिए, एक्टिवेशन के लिए बाइवैलेंट मैग्नीशियम जरूरी है। और ये किस पीएच पे काम करता है, कहते हैं अगर आप रुबिस्को देखेंगे, रुबिस्को काम करता है किस पीएच पे, एट अ पीएच ऑफ 8, दैट इज स्लाइटली बेसिक पीएच, स्लाइटली बेसिक पीएच दैट्स 8 पे ये काम करता है। तो मुझे बोलो आज आपने बेटा रुबिस्को के बारे में क्या जाना, शाबाश। एक आपको पता है ये पेसमेकर एंजाइम है किसका, डार्क रिएक्शन का, या हम बोलेंगे ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का। कितना फूड बनता है, कम बनेगा ज्यादा बनेगा, ये सारा डिसाइड करता है कौन, रुबिस्को एंजाइम, शाबाश।
उसके बाद आपने देखा ये दुनिया का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इट्स राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। फिर आपने कहा ये एक काम करता है कि दो काम, ये दो काम करेगा, इट्स अ ड्यूअल फंक्शनिंग एंजाइम, ये कार्बोक्सिलेशन भी करता है, ये बेटे ऑक्सीजनेशन भी करता है। अब कब कार्बोक्सिलेशन करेगा, कब ऑक्सीडेशन करेगा, ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस पे। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इट विल गो फॉर कार्बोक्सिलेशन, अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इट विल गो फॉर ऑक्सीजनेशन। इसके बगैर जो है ये क्या करता है, इसके बगैर इसकी एक्टिविटी के लिए बायोवेलेंट मैग्नीशियम चाहिए और ये स्लाइटली बेसिक पीएच पे काम करता है, दैट इज पीएच ऑफ 8। चलो बेटा अब तो रुबिस्को एंजाइम के बारे में मैंने आपको बोला। अब सीधे हम डार्क रिएक्शन पे आते हैं। अगर आपको याद होगा ओवरव्यू के टाइम पे मैंने आपको बोला था डार्क रिएक्शन का मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे उसका मैकेनिज्म हम कैसे किस हेडिंग के अंदर आपको एक्सप्लेन करके देंगे। उसमें मैंने लिखा था C3 साइकिल। तो मतलब जब हम C3 साइकिल असल में पढ़ेंगे, C3 साइकिल क्या है, इट इज बेसिकली द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायरेक्ट रिएक्शन, इट इज आल्सो नोन एज केल्विन साइकिल। हम इसमें ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज इसमें बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करना था, फिर तब जाके हम केल्विन साइकिल पे आ जाते हैं। मगर चूंकि वो सारी चीजें बाद में डिस्कार्ड हुई, वो उनको रिजेक्ट किया गया और सबसे ऑथेंटिक जो एक्सप्लेनेशन ऑफ फूड बनाने की फोटोसिंथेसिस में जो है ना, दैट वाज गिवन बाय मेल्विन केल्विन। इसलिए मेल्विन केल्विन के नाम पे इसका नाम रखा गया केल्विन साइकिल। इट इज आल्सो नोन एज C3 साइकिल। रिमेंबर C3 साइकिल केल्विन साइकिल क्या है, इट्स एन एक्सप्लेनेशन। ये एक एक्सप्लेनेशन है फोटोसिंथेसिस में फूड कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस की डायरेक्ट रिएक्शन कैसे होती है। अब किसने डिस्कवर किया, किसमें डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, वो हम बाद में देखेंगे। हम सीधे पहले साइकिल पे ही आते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं वो हम एंड में देखेंगे। फिलहाल आप सीधे याद रखना केल्विन साइकिल C3 साइकिल है क्या, ये सीधे मैकेनिज्म है डार्क रिएक्शन का। ये एक ऐसा मान लीजिए आप साइकिल है, एक जो हमें एक्सप्लेन करके देता है क्या, मैकेनिज्म ऑफ डार्क रिएक्शन, और सबसे ऑथेंटिक यही है। इसी को हमें देखना भी है, इसी को हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। और आपको पता है क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म ऑफ डार्क रिएक्शन, इसकी लोकेशन होगी स्ट्रोमा। तो बेटे लेट अस सपोज ये सारा जो यहाँ पे ग्रीन बोर्ड है ये हम मानेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है। तो अब हमें डायरेक्ट रिएक्शन जो है करना है, डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ना है। डायरेक्ट रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है दैट्स एक्सप्लेन्ड बाय केल्विन साइकिल, दैट्स एक्सप्लेन्ड बाय C3 साइकिल। तो देखिए बेटे क्या होगा, कहते हैं सबसे पहले स्ट्रोमा के अंदर जब आप देखेंगे जैसे डार्क रिएक्शन स्टार्ट होती है, एक कंपाउंड होता है जिसको हम नाम देते हैं बेटे राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ख्याल रखना राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट, शाबाश। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है मेरे बेटे ये 5 कार्बन का बना हुआ एक कंपाउंड है। 5C मींस 5 कार्बन इसमें प्रेजेंट है। अब हम डार्क रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, अब हम केल्विन साइकिल पढ़ने जा रहे हैं, अब हम C3 साइकिल पढ़ने जा रहे हैं जो एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म ऑफ डार्क रिएक्शन। मैंने कहा ये सारा ग्रीन बोर्ड जो है ये आप मान लीजिए स्ट्रोमा है, और जैसी डार्क रिएक्शन स्टार्ट होती है उस टाइम स्ट्रोमा में आपको 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड मिलेगा बेटे जिसका नाम है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको पता है मैंने उस दिन ओवरव्यू में दिखाया, ओवरव्यू में मैंने आपको बोला जो ऑक्सीजन अंदर से बना ये स्टोमेटा के थ्रू बाहर आता है। मगर बेटा जिस टाइम स्टोमेटा ओपन होता है, जिस टाइम फोटोलिसिस के बाद जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर के बाद, जैसे इस ऑक्सीजन को बाहर आना होता है उसी टाइम एज अ गैसियस एक्सचेंज बाहर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। ये मैंने आपको उस दिन ओवरव्यू में समझाया था। कोई ये साथ ऑक्सीजन बनी कर आफ्टर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और अब इसको बाहर आना है, अब इसको ह्यूमंस एनिमल्स यूज करेंगे। कहते हैं उसी टाइम एज अ गैसियस एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड छ अंदर गो एटमॉस्फेयरस में कार्बन डाइऑक्साइड आमद ऑलरेडी कथ मज स्ट्रोमास मज। तो अगर आपको कोई बोलेगा ये स्ट्रोमा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपने कहां से लाया, सर इसको हमने लाया एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और मेरे बेटे कार्बन डाइऑक्साइड जो है
ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर स्ट्रोमा में है। स्ट्रोमा में एक और चीज है, एक 5 कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम राइबोलोस 1,5 बिस्फॉस्फेट है। तो रुबिस्को एंजाइम क्या करता है मेरे बेटे, क्योंकि ये ड्यूल फंक्शनिंग एंजाइम है, ये दो काम करता है। और मेरे बेटे जिस टाइम इसने रुबिस्को ने स्ट्रोमा में देखा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उस कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा, इसको रिएक्ट कराएगा इसके साथ। और आपको पता है जब किसी चीज में आप कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हो, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बोक्सिलेशन। तो कहने का मतलब ये है, पहला स्टेप केल्विन साइकिल का क्या होगा, इट इज कार्बोक्सिलेशन, इट इज एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ, राइबोलोस 1,5 बिस्फॉस्फेट के साथ। कौन कराता है, रुबिस्को एंजाइम। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया था, एटमॉस्फेयर से आया था। कैसे आया था, जब गैसियस एक्सचेंज के थ्रू ऑक्सीजन को बाहर निकलना होता है, उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। अब यही इसके साथ मिक्स होगा, रिएक्ट करेगा, ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। सेटअप का नाम होगा मेरे बेटे कार्बोक्सिलेशन। और आपको पता है इसके 5 कार्बन है, इसका 1 कार्बन है। 5 कार्बन, ये तो 5 कार्बन कंपाउंड था, ये तो 1 कार्बन कंपाउंड है। जब ये मिक्स होंगे ये बनाते हैं एक 6 कार्बन कंपाउंड। मगर कहते हैं बेटा 6 कार्बन कंपाउंड जो इन्होंने बनाया ना बेटे, ये बहुत अनस्टेबल होता है। ये इतना अनस्टेबल होता है, जब हम इसका स्ट्रक्चर देखने जाते हैं, कार्बन कंपाउंड क्या छो, ये इतना अनस्टेबल होता है कि ये उतने टाइम में ही ब्रेक होता है। और ब्रेक होगा इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड्स। 6 कार्बन का बना है, इसको ब्रेक करो, 3 कार्बन एक साइड से, 3 कार्बन एक साइड से। जो 3 कार्बन कंपाउंड ये बनाता है, दैट्स नोन एज 3-फॉस्फोग्लाइसरीन, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ये 3 कार्बन कंपाउंड इसने एक बनाया, दूसरा 3 कार्बन कंपाउंड भी यही होता है, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ध्यान से तो मैंने कहा बेटे आपको जो केल्विन साइकिल है, जो सीधी साइकिल है मेरे बेटे, ये हमें एक्सप्लेन करके देता है मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, केल्विन साइकिल, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ डार्क रिएक्शन। अब मुझे बोलो डार्क रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है केल्विन साइकिल, ये एक्सप्लेन करता है सीधी साइकिल। अब हम सीधी साइकिल ही स्टार्ट करेंगे। चलिए मुझे बोलिए सीधी साइकिल में सबसे पहले क्या होता है। सर सीधी साइकिल में सबसे पहले जो है हमने देखा, जिस टाइम केल्विन साइकिल को होना होता है, जिस टाइम डार्क रिएक्शन को होना होता है, अंदर सर स्ट्रोमा में 5 कार्बन वाला कंपाउंड मिलेगा, नाम है राइबोलोस 1,5 बिस्फॉस्फेट। सर उसी टाइम गैसियस एक्सचेंज के थ्रू ऑक्सीजन बाहर निकला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया होता है। तो बेटा यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको उठाएगा, इसको RUBP या राइबोलोस 1,5 बिस्फॉस्फेट के साथ मिक्स कौन करेगा, रुबिस्को एंजाइम। तो वहां पे क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के बाद इसके 5 कार्बन, इसका 1 कार्बन, तो क्या बनेगा बेटा, 6 कार्बन कंपाउंड। बट सर 6 कार्बन कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल, ये इतने में ही ब्रेक होता है और ये बनाता है 2-3 कार्बन कंपाउंड्स। ये एक 3 कार्बन कंपाउंड, ये दूसरा 3 कार्बन कंपाउंड, इसको बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको भी नाम हम देंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब बेटा एक चीज है, आप देखेंगे कभी कभी जो ये राइबोलोस 1,5 बिस्फॉस्फेट है, इसको शॉर्ट में उन्होंने दिया होगा ऐसे RUBP, ये ऐसे RUBP के फॉर्म में भी लिखा जाता है, इट रिप्रेजेंट्स राइबोलोस 1,5 बिस्फॉस्फेट। ये जो है ना ये वाला कंपाउंड, इसको शॉर्ट में कभी कभी उन्होंने लिखा होगा 3PG, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3PG, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो मुझे बोलो यहां से यहां तक जो आपने ये फेज देखा केल्विन साइकिल का, ये कौन सा फेज है, पहला पार्ट है, ये है कार्बोक्सिलेशन। ये स्टार्ट कहां से हुआ, राइबोलोस 1,5 बिस्फॉस्फेट से, इसके साथ ऐड क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, किसने किया, रुबिस्को ने। स्टेप का नाम कार्बोक्सिलेशन, क्या बना पहला प्रोडक्ट, 6 कार्बन कंपाउंड। बट चूंकि ये बहुत अनस्टेबल है, ये इतने टाइम में ही ब्रेक होता है इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड्स, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। शाबाश। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब होगा सेकंड फेज स्टार्ट इस केल्विन साइकिल का। मेरे बेटे सेकंड फेज में हमें एसिमिलेटरी पावर यूज करना है। सेकंड फेज एसिमिलेटरी पावर के बगैर होगा ही नहीं। अब आपको यहां पे यूज करना है मेरे बेटे ATP। अब आप बोलेंगे ATP कहां से आया, सर ATP आया था ना पहले ही, कहां से बेटे, जब हमने लाइट रिएक्शन की थी। जो लाइट रिएक्शन से ATP बना था, लाइट रिएक्शन से एसिमिलेटरी पावर बना था, वही ATP हमने यूज किया। ATP के बगैर जो वहां पे आपने रिड्यूस्ड कोएंजाइम बनाया था NADPH+H+, ये भी आपको यूज करना है। तो यहां पे आपको साफ पता चला होगा कि जब तक
लाइट रिएक्शन नहीं हुई होगी, जब तक एटीपी नहीं बना होगा, जब तक NADPH प्लस H पॉजिटिव नहीं बना होगा, कैल्विन साइकिल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आप इसका दूसरा स्टेप कर ही नहीं सकते। तो दूसरे स्टेप में मैंने किया क्या, मैंने लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यूज किए, एटीपी यूज किया, NADPH प्लस H पॉजिटिव यूज किया। यहां पे भी बेटे इसी तरह हम यूज करेंगे क्या, these products of light reaction, that is this ATP and NADPH plus H positive। यहां पे भी आपको ATP यूज करना है, ये आपको लाइट रिएक्शन से मिलेगा, आपको पता है वहां पे हमने एसिमिलेटरी पावर बनाया है। यहां पे बेटे आपको यूज करना है NADPH प्लस H पॉजिटिव, ये भी आपको पता है ये लाइट रिएक्शन से आपको मिला। और जब आप बेटे ये यूज करोगे, इनको यूज करने से आप इसको और इसको रिड्यूस करते हो, और जब हम इसको रिड्यूस करते हैं ना, ये भी कन्वर्ट होता है ट्रायोस फॉस्फेट में, ये भी कन्वर्ट होगा ट्रायोस फॉस्फेट में। उसको भी रिड्यूस करो, इसको भी रिड्यूस करो, दोनों रिड्यूस होने के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ट्राइओस फॉस्फेट। ट्राई मीन्स 3, आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा। ट्राई मीन्स 3, ओस मीन्स शुगर, फॉस्फेट आपको पता है, दैट मीन्स 3 कार्बन वाला शुगर जिसके साथ अटैच क्या है, फॉस्फेट। तो मुझे फिर से बोलो आप, ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब क्या है। सर ट्रायोस फॉस्फेट मींस 3 कार्बन शुगर कंटेनिंग फॉस्फेट, 3 कार्बन शुगर कंटेनिंग फॉस्फेट। शाबाश। तो यहां पे भी क्या बनेगा बेटे, ट्राइओस फॉस्फेट, ट्राइओस फॉस्फेट। और याद रखना मेरे बेटे, जो ये ट्राइओस फॉस्फेट ने बनाया, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। और जो यहां से यहां तक ये सेकंड फेज है ना इस कैल्विन साइकिल का, इसको हम नाम देते हैं रिडक्शन। सेकंड फेज ऑफ कैल्विन साइकिल इज रिडक्शन। शाबाश। मुझे बोलिए पहला फेज कैल्विन साइकिल का क्या था। शाबाश। कार्बोक्सिलेशन। किस एंजाइम ने कार्बोक्सिलेशन किया, रुबिस्को एंजाइम ने। क्या किया, शाबाश। राइबोलोस 1,5 बिस्फॉस्फेट के साथ ऐड करा कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां एक 6 कार्बन कंपाउंड बना। अब चूंकि ये अनस्टेबल है, ये ब्रेक होगा, हम इसका स्ट्रक्चर भी नहीं दे सकते, ये ब्रेक होता है इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स 2, मगर एक का नाम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दूसरे का नाम भी यही, दैट मींस दोनों कंपाउंड सेम है, 3PGA 3PGA। यहां से यहां तक जो स्टेप है, दिस इज कार्बोक्सिलेशन। इसके बाद से हम दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरा स्टेप का नाम है रिडक्शन। इसमें हम लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ATP यूज करेंगे, एसिमिलेटरी पावर यूज करेंगे, NADPH प्लस H पॉजिटिव यूज करेंगे, और तब जाके ये 2 कंपाउंड जो है कन्वर्ट होते हैं किसमें, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट्स। ट्रायोस फॉस्फेट्स क्या होता है, ट्राई मींस 3, ओस मींस शुगर, दैट मींस 3 कार्बन वाला शुगर जिसके साथ अटैच क्या होगा, फॉस्फेट। उसके बाद क्या होगा बेटे, उसके बाद एक ट्रायोस फॉस्फेट उठेगा। इस ट्रायोस फॉस्फेट को हम यूज करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, या आई कैन से फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। Akh triose phosphate tulon entered by glucose. Yus beak triose phosphate shur. Beak triose phosphate क्या करना? इसे बनावन 3 कार्बन कंपाउंड, या बनाए 4 कार्बन कंपाउंड, या बनाए 5 कार्बन कंपाउंड, या बनाए 6 कार्बन कंपाउंड, या बनाए 7 कार्बन कंपाउंड। इतने कार्बन कंपाउंड्स बनाने के बाद और ये खर्च करता है एक ATP। ये ATP कहते हैं ये तो लाइट रिएक्शन हो, ये जो लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट को लाइट रिएक्शन हो ATP खर्च करित ये अख ट्रायोस फॉस्फेट ये बनाओ वारिया इंटरमीडिएट्स, 3 कार्बन इंटरमीडिएट, 4 कार्बन इंटरमीडिएट, 5 कार्बन इंटरमीडिएट, 6 कार्बन इंटरमीडिएट, 7 कार्बन। अब यहाँ पे एक एक करके तो नहीं दिखा सकते, मैं आपको इंटरमीडिएट्स के नाम अलग लिखाऊंगा। कोई यम ज ट्रायोस फॉस्फेट अख वो तेमनो ग्लूकोज अकिस क्या करे काम अख बनावन 3 कार्बन इंटरमीडिएट, 4 कार्बन इंटरमीडिएट, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, बेश करा ATP खर्च, और ATP खर्च करने के बाद वापस उसी चीज को जन्म देता है जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया था। क्या RUBP वापस बनाओ, राइबोलोस 1,5 बिस्फॉस्फेट वापस बनाओ, क्या बनाओ वापस, ठीक है। अगर से खत्म रोजा करान, जब आपको दूसरी बार ग्लूकोज बनाना होगा आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि दूसरी बार ग्लूकोज बनाने के लिए फिर से आपको यही यूज करना है, तीसरी बार ग्लूकोज बनाने के लिए फिर से आपको यही यूज करना है, चौथी बार ग्लूकोज बनाने के लिए फिर से आपको यही यूज करना है। अब इसको खत्म नहीं करेंगे, अगर एक बार यूज किया तो इसको वापस भी हमें बनाना है। इसलिए मेरे बेटे तीसरा स्टेप कैल्विन साइकिल का कहलाता है रीजनरेशन। थर्ड स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल इज रीजनरेशन। तो मुझे बोलो, ये मैंने डायग्राम में आपके सामने कैल्विन साइकिल रखा। टेल मी फर्स्ट, कैल्विन साइकिल कितने फेजेस में कंप्लीट होता है, मगर ऑर्डर वाइज। सबसे पहले होगा कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन के बाद होगा रिडक्शन,
रिडक्शन के बाद होगा रीजनरेशन। दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ केल्विन साइकिल। क्या क्या? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। वेरी गुड। मुझे बोलो आप लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कहां कहां यूज हुए? क्या कार्बोक्सिलेशन में लाइट रिएक्शन का कोई चीज यूज हुआ? नहीं। एटीपी को यूज ना, NADPH प्लस H पॉजिटिव को यूज ना। फिर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कहां यूज होते हैं? वो दूसरे फेज में होते हैं, रिडक्शन में होते हैं। यहां ATP खर्च किया, यहां भी ATP खर्च किया, यहां NADPH प्लस H पॉजिटिव खर्च किया, यहां भी NADPH प्लस H पॉजिटिव खर्च किया। और जो तीसरा फेज है ना रीजनरेशन, वहां पे भी आप लाइट रिएक्शन का एक प्रोडक्ट यूज करते हो, दैट्स व्हाट ATP। सो रिमेंबर, तो मुझे बोलो क्वेश्चन नंबर 1, कितने फेजेस में केल्विन साइकिल C3 साइकिल कंप्लीट होता है? 3 फेजेस। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, सेकंड रिडक्शन, थर्ड रिजनरेशन। कहां कहां पे एसिमेट्रिक पावर यूज होगा? स्टेप नंबर सेकंड रिडक्शन, स्टेप नंबर थर्ड रिजनरेशन। मुझे बोलो एक और चीज, इस केल्विन साइकिल को आपने केल्विन साइकिल इसलिए नाम दिया था क्योंकि इसका डिस्कवरर था मेल्विन केल्विन। इसको मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। मगर मुझे बोलो इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट ये है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। गोडनिक प्रोडक्ट O6 कार्बन कंपाउंड, मगर चूंकि ये अनस्टेबल ब्रेक गसान, ये स्टेबल क्या गोडनिक स्टेबल प्रोडक्ट को है 3 कार्बन कंपाउंड जिसमें 3 कार्बन होते हैं, इसलिए इस साइकिल को हम नाम देते हैं C3 साइकिल। तो बेटे अगर कोई आपको बोलेगा व्हाई इज केल्विन साइकिल नोन एज केल्विन साइकिल? बिकॉज इट इज आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर मेल्विन केल्विन। वन अगर कमेंट अत क्या C3 साइकिल अमे गोडनिक प्रोडक्ट है 6 कार्बन कंपाउंड? नहीं सर, 6 कार्बन कंपाउंड है मगर ये अनस्टेबल है। अब चूंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट एक 3 कार्बन कंपाउंड है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसमें 3 कार्बन्स हैं, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज व्हाट C3 साइकिल। इसके बाद मुझे बोलो कार्बोक्सिलेशन फेज में आपने क्या देखा? सर कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ? रुबिस्को आया, कार्बन डाइऑक्साइड उठाया, राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ ऐड किया। पहले अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बना जो ब्रेक हुआ 2-3 कार्बन कंपाउंड्स में, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कंप्लीट हुआ कार्बोक्सिलेशन फेज। उसके बाद मुझे बोलो रिडक्शन में क्या हुआ? रिडक्शन में क्या हुआ? एसिमेट्रिक पावर यूज किया, ATP यूज किया, NADPH प्लस H पॉजिटिव यूज किया, इन दो को रिड्यूस किया और बनाए 2 ट्रायोस फॉस्फेट्स। 3 कार्बन वाले ट्रायोस मींस 3 ओस मींस शुगर, 3 कार्बन वाला शुगर जिसके साथ अटैच क्या होगा? फॉस्फेट। फिर 2 में से एक जो है वो ग्लूकोज बनाता है, एक को हमें रिजनरेट कराना है, वो बनाएगा 3 कार्बन इंटरमीडिएट, 4 कार्बन इंटरमीडिएट, 5 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन का, तब जाके अल्टीमेटली कन्वर्ट किसमें होता है? ये मैंने शॉर्ट में दिखाया, अदरवाइज ये स्टेप इसका बहुत बड़ा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने सीधे बोला एक उठेगा, ये बनाए 3 कार्बन इंटरमीडिएट, 4, 5, 6, 7 कार्बन इंटरमीडिएट और इतने कार्बन इंटरमीडिएट्स बनाने के बाद अल्टीमेटली ये बनाता है 5 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम क्या है? राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। और इस स्टेप को करने के लिए भी हमें एक ATP खर्च करना पड़ता है। अब मुझे बस एक चीज बोलो, अब आपको समझ आया होगा मेरे बेटे, जो ये केल्विन साइकिल है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। था सबको ध्यान? देखो बेटा, अब आपने केल्विन साइकिल जो है ये आपने पढ़ा, केल्विन साइकिल इतना ही। बस मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। अब आपने केल्विन साइकिल की स्टार्ट में 2 चीजें यूज की थी। आप करो कार्बन डाइऑक्साइड यूज, बे करो राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट यूज। अब मुझे बोलो राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट एंड में मुझे वापस मिला जब मैंने केल्विन साइकिल बेटा स्टार्ट किया था। मैं कह रहा हूं गॉड अप मज चीज यूज कुछ राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट ते क्या करूं यूज? कार्बन डाइऑक्साइड। मगर राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट छी ना एंडस में ना वापस, अगर आपने इसको यूज किया था एंड में वापस मिला तो इसकी हम आगे बात ही नहीं करेंगे। और आपको ये भी पता है आपने एंजाइम भी यूज किया था, मगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एंजाइम कोई रिएक्शन जब करता है एंजाइम पान गसान क्या है, एंजाइम लास्ट स्थिति ये स्टार्टस गो एंजाइमस तोन कहें यह करो स्टार्ट यह मिलो वापस वहां से अत कुछ चीज वापस मिलान तेल कहें सो गो कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड मुझे वापस नहीं मिलता है, एंजाइम का कुछ नहीं होगा, ये वापस सेम ही रहेगा। राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट यूज किया था एंड में वापस मिलेगा, मगर बेटे कार्बन डाइऑक्साइड आपको वापस नहीं मिलता। इसका मतलब अगर आप देखेंगे एक केल्विन साइकिल जो है ये एक ऐसे साइक्लिक प्रोसेस है। अगर मुझे आप दिखाना होगा मैं ऐसे दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट वापस मिलती हैं, वापस मिलती हैं, मगर एक चीज हुआ इस सारी साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड मुझे वापस नहीं मिला। इसका मतलब इसी कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ हुआ होगा तब जाके
एंड में इसने ग्लूकोज बनाया होगा। तो वो इससे बराबर से यह डायग्राम है, ये दमस RUBP राइबोस 1,5 बिस्फॉस्फेट पद बनो 6 कार्बन कंपाउंड पद बनो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पद बनो ट्राइओस फॉस्फेट पद बनो 3 4 5 6 7 कार्बन इंटरमीडिएट पद बनो वापस राइबोस 1,5 बिस्फॉस्फेट मगर कार्बन डाइऑक्साइड में उनसे वापस किए अगर वो इससे ग्लूकोज एंडस मस बनान छी एंडो ग्लूकोज छ बनमत केन पडस नि कार्बन डाइऑक्साइड पे तब ये डेफिनेशन है केल्विन साइकिल्स डेफिनेट सो दबक यह सच एक साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शंस। अब देखना डेफिनेशन में इसकी कैसे बनाऊंगा। इट्स अ साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो एक साइक्लिक मैनर में ऑपरेट होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है किसमें ग्लूकोज में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केल्विन साइकिल। इट्स अ साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन व्हिच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू वन ग्लूकोज। मगर एक मसला और है ना, ग्लूकोज जब ये बनाएगा बेटे ग्लूकोजस में शे कार्बन मगर ये कार्बन डाइऑक्साइड में कोई कार्बन वहां गोल मैंने ये कित पॉसिबल कार्बन वोल कंपाउंड ये बनाए शे कार्बन वोल कंपाउंड कैसे पॉसिबल है। हाउ इज इट पॉसिबल कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसमें एक कार्बन है ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड कैसे बनाएगा। सर बना सकता है क्योंकि जब एक साइकिल केल्विन का हुआ तब ग्लूकोज नहीं बनता है। जब केल्विन साइकिल में ग्लूकोज बनाना होता है केल्विन साइकिल को 6 बार होना है तो याद रखना बेटा केल्विन साइकिल ऑपरेट 6 टाइम्स। एक साइकिल हुआ एक कार्बन फिक्स किया, दूसरा साइकिल हुआ दूसरा कार्बन फिक्स किया, तीसरा साइकिल हुआ तीसरा कार्बन फिक्स किया, चौथा साइकिल हुआ चौथा कार्बन फिक्स किया, पांचवा साइकिल हुआ 5th कार्बन फिक्स किया, 6 साइकिल हुआ 6 कार्बन फिक्स किया और जब उसने एक एक करके ऐसे 6 कार्बन फिक्स किए तब जाके मेरे बेटे एक ग्लूकोज बनता है। तो केल्विन साइकिल को 6 बार होना होता है तब जाके एंड में क्या मिलता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो मेरे बेटे ये आपके पास डायग्राम है, टेक्स्ट पे भी बराबर ऐसी डायग्राम बना के हैं, आप इसको एक नजर मारना घर पे रिवाइज करना। बाकी इंशाल्लाह इसमें जितने भी पॉइंट्स हम कंक्लूजन में लिखेंगे वो हम बाद में लिखेंगे, पहले आप रिवाइज करो, पहले देखो कंफ्यूजन मत है कहीं पे। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखाएंगे। थैंक यू।